से आप सभी बढ़िया हो, मस्त हो, स्वस्थ हो। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी भाई? आ जाओ, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। देखो ये क्लास है अपने ऐप पे तो है ही, यूट्यूब पे भी आपको ये क्लास देखने को मिलेगी। कुछ बच्चे कह रहे थे सर डेमो, वैसे अपनों ने हिस्ट्री का सिलेबस करवा दिया है और उसके बाद में हिस्ट्री की डेमोज पड़ी है, ऐप पे जाके देख सकते हैं। ज्योग्राफी स्टार्ट हो तो ज्योग्राफी का कल हमने क्लास डाल दी यूट्यूब पे, आज सेकंड क्लास है तो आज भी हम यूट्यूब पे इस क्लास को अपलोड कर देंगे, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे नहीं देखो तो आप डेमो अपना ऐप में जाके देखो। ठीक है। सुनील, मुकेश, आकाश, नमस्कार। मोनिका, श्वेता, दीपक, जितने भी साथी ऐप पे लाइव हैं सभी का स्वागत है भाई, क्योंकि यूट्यूब पे अपन इसको रिकॉर्ड डालेंगे, लाइव नहीं है यूट्यूब पे, इसके बाद यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है भाई। तो सभी का वेलकम है, आ जाओ जल्दी से। मैं इतने चाय खत्म कर लेता हूँ अपनी। तैयार हैं सभी साथी? ठीक है, आ जाइए भाई। कल टॉपिक पढ़ाया, उसके बारे में थोड़ा सा एक बार बता दें कि कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। कल हमने ज्योग्राफी का एक पार्ट पढ़ा। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं वो जुड़ चुके हैं अपने साथ। तो अपना टॉपिक था राजस्थान की मृदा। राजस्थान की मृदा और वह मृदा संरक्षण। क्लास सेकंड है भाई, एक क्लास इसकी हो चुकी है। ठीक, कल हमने पढ़ा राजस्थान के जो कह सकते हैं कि कृषि विभाग के द्वारा मिट्टी के जो 14 प्रकार बताए गए। कितने प्रकार बताए गए? 14 प्रकार बताए गए, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, मिट्टी का एक वर्गीकरण हमने पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वर्गीकरण, जो कि अमेरिकी वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मिट्टी का अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण आप कह सकते हैं, जो अमेरिकी वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च करके बताया गया। उन्होंने 5 प्रकार का बताया। कितने प्रकार का बताया? 5 प्रकार का वर्गीकरण बताया, जिसमें 5 क्या नाम है? एक तो एरिडोसोल्स, एक है एंटीसोल्स, एक है एल्फिसोल्स, एक है वर्टिसोल्स, एक है इंसेप्टिसोल्स। 5 नाम बताए, इंपॉर्टेंट है, पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। चलो थोड़ा सा स्टार्ट करें। देखो भी हेडिंग लगाते हैं। तो राजस्थान में मिट्टी का अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण। ठीक, अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण किसने दिया? अमेरिकी वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया। ठीक है, वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया, लेकिन किस आधार पर दिया गया ये इंपॉर्टेंट है। पेपर में प्रश्न पूछे किस आधार पर, तो इन्होंने जो आधार माना वो मिट्टी के कणों का आकार, कणों का आकार। ठीक है, पेपर में हो सकता है प्रश्न पूछे कि इसका आधार क्या रखा है, तो जो मिट्टी है उसके कणों का है आकार के ऊपर इन्होंने वर्गीकरण किया। कितना वर्गीकरण किया? प्रकार कितने बताए भाई साहब ने? प्रकार बताए 5। कितने प्रकार बताए भाई? 5 प्रकार बताए। 5 कौन कौन से? पहले तो वो नाम देखो आप, फिर हम डिटेल से बढ़ेंगे। पहला जो नाम है वो है एरिडोसोल्स, एरिडोसोल्स। ठीक, दूसरा जो नाम आता है वो है एंटीसोल्स, एंटी सोल्स। एक और नाम आता है, तीसरा जो नाम आता है वो होता है एल्फिसोल्स,
एल्फीसोल्स, ठीक। चौथा जो नाम आता है वो आता है वर्टिसोल, और अंतिम जो पांचवा नाम आता है वो है आपका इंसेप्टी, इन सेप्टिसोल्स, ठीक। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण उसके हिसाब से कितना बांटा गया है? सिर्फ 5 प्रकार। पांचों के नाम याद करो, पांचों के नाम आप याद कर लो प्यारे दोस्तों, क्योंकि पेपर में पूछता है। बहुत आसान सा है, लास्ट में सोल्स लगाना है, एरिडो, एंटी, एल्फी, वर्टी और इंसेप्टी। लास्ट में सोल्स, सोल्स क्योंकि सोइल का मतलब मिट्टी होता है। एरिडोसोल्स, एंटीसोल्स, एल्फीसोल्स, वर्टिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, पांचों के पांचों नाम आपको पता होना चाहिए। पांचों की अलग अलग विशेषताएं होंगी, ठीक है। कई जगह आपने देखा केवल नाम पढ़ाया जाता है, नाम। इस पर थोड़ी डिटेल चर्चा करें, डिटेल के अंदर अगर हम इन पांचों के अंदर देखें, इन पांचों में एक बहुत कॉमन सा प्रश्न बनता है कि राजस्थान के अंदर मिट्टी का जो अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण उसके अकॉर्डिंग 5 प्रकार बताए, और पांचों प्रकारों में सबसे ज्यादा जो राजस्थान में मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है एंटीसोल्स। क्या पाई जाती है? एंटीसोल्स का वर्गीकरण सर्वाधिक है, सर्वाधिक उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक इस मिट्टी का भाग है। 1 नंबर पे ये मिट्टी है। और राजस्थान में 2 नंबर पे जो मिट्टी पाई जाती है वो एरिडोसोल्स पाई जाती है, जो पश्चिमी राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वहां पर दोस्तों पाई जाती है, जहां पर शुष्क जलवायु पाई जाती है। अब दिमाग में देखो, मैं आपको बताऊं कि ये एरिडोसोल्स पश्चिम राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां। अब आपको रटना नहीं चाहिए, मैं क्या करूं, आपको रटना नहीं है, दिमाग में ये आए कि मैं बोलूंगा राजस्थान का उत्तरी भाग, तो आपको उत्तर में याद होना चाहिए हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, ये याद होना चाहिए। अगर मैं बोलूं आपको राजस्थान का पश्चिमी भाग या उत्तर पश्चिमी भाग बोलूं या केवल पश्चिमी भाग बोलूं, तो इधर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये वाला पार्ट आपको याद होना चाहिए। अगर मैं बोलूं राजस्थान का दक्षिणी भाग है, या मैं माही मैदान बोलता हूं, माही का मैदान बोलता हूं, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपको हाड़ौती प्रदेश बोलता हूं तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये याद होना चाहिए। अगर मैं पूर्वी मैदान बोलता हूं आपको, तो वहाँ अलवर, भरतपुर, जयपुर, धौलपुर, ये करौली, ये आपको पता होने चाहिए, नो डाउट। अगर ये पता नहीं तो दिक्कतें खड़ी होंगी। अब ये रटने का प्रयास करो, रटा नहीं जाएगा। सीमाओं पर कौन कौन से जिले, उसका नाम आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक एक करके हम मैप के हिसाब से समझने का प्रयास करते हैं। आ जाओ, पहले मैप लगा लेते अपन। ये रहा मैप, ठीक है। बस मैप की आवश्यकता नहीं मेरे हिसाब से, 1 मिनट रुकना। अपनों ने एक मैप लगा रखा है, ये वाला मैप, ये तो कलरफुल के अंदर है, ये वाला मैप, नो डाउट। इसको थोड़ा बड़ा कर ले, दिखाई दे रहा है सभी को? दिखाई दे रहा है? ये देखो, 1 मिनट चेक कर लेता हूँ कि दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, ठीक है। मैं भी चेक कर लेता हूँ, तो इसको थोड़ा सा अपन पढ़ेंगे डिटेल से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से प्रेजेंट हो रहा है, दिखाई दे रहा है? तो ये है मैप के अकॉर्डिंग आपको ये इसकी इमेज दिमाग में बनाओ। देखो कई बच्चे क्या करेंगे, रटेंगे एंटीसोल्स, एरिडोसोल्स, वर्टिसोल्स, इंसेप्ट, नहीं, इमेज बनाओ। इसकी इमेज ऐसे बनाओ, एरी, एंटी, एरी, एंटी, एल्फी, वर्टी, इंसेप्टी। अपने हिसाब से ट्रिक बना लो। ये तो क्या हो गया, इधर से क्रम से इसको बनाओ एंटी, नहीं एरिडी, एंटी नहीं, इसको एरिडी बनाओ, ठीक। एडी, एंटी, एल्फी, वर्टी और इंसेप्टी। बस जैसे आपको उचित लगे वैसे आप कर लो। एडी, एंटी, एल्फी, वर्टी, इंसेप्टी, तरीका है याद करने का। अब यहां देखेंगे, सबसे पहले मैंने अभी क्या बताया कि यहां पर सर्वाधिक मात्रा एंटीसोल्स की है, तो आप देखेंगे राजस्थान में ये रही आपकी एंटीसोल्स, ये रही आपकी एंटी, इसकी मात्रा सर्वाधिक है। ये है आपका उत्तर पार्ट, ये आपका पश्चिमी क्षेत्र, ये आपका दक्षिणी क्षेत्र, और ये आपका पूर्वी क्षेत्र है, और ये आपका दक्षिण पूर्वी भाग है जो हाड़ौती क्षेत्र वाला पार्ट है, ठीक। यहां देखो, आ जाओ, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, इसकी बात कर ले, आ जाओ साइड कर ले। क्लास के अंदर याद हो जाना चाहिए, क्लास के अंदर
अब मैं बात करता हूं, इसे बोलते हैं एरिडोसोल्स, एरिडोसोल्स बोलते हैं, इसके बारे में अपन जिक्र करेंगे। देखो या एक मिनट रुको, ठीक है, इसके बारे में जिक्र करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें एरिडोसोल जो मिट्टी है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है, आप ध्यान करो इस चीज का। ये राजस्थान है और ये राजस्थान का पश्चिमी भाग है, तो ये वाला पश्चिमी भाग है, तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? राजस्थान के पश्चिमी भाग में। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, रटने की आवश्यकता पड़ी नहीं कि राजस्थान के पश्चिमी भाग के अंदर पाई जाती है। ठीक, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। अच्छा, दूसरा यहां से क्या प्रश्न बनेगा, अब जब पश्चिमी भाग में पाई जाती है तो इस पश्चिमी भाग में कौन कौन से जिले आते हैं? आपका मैप ना, ये मैप सीमाओं पर जिले दिमाग में होना चाहिए। अगर आप इधर से चलोगे तो गंगानगर है, हनुमानगढ़, इधर आओगे बीकानेर है, फिर इधर जैसलमेर आएगा, फिर बाड़मेर आएगा, इधर इस साइड जोधपुर आ जाएगा। तो आप थोड़ा इधर चलोगे तो यहाँ जिले कौन कौन से, ये मरुस्थली जिले हैं। कौन से जिले हैं? मरुस्थली। और मरुस्थली में कौन कौन से जिले आते हैं? तो सिंपल से एक टेक्निक भी, जेजेबीबी नाम से एक ट्रिक भी आपको देखने को मिलती है, जेजेबीबी, यानी जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर। वैसे क्रम में बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर यहाँ पर आपको होगा। तो एक ट्रिक के माध्यम से आप जिले, तो अगर आप यहाँ बात करोगे यहाँ पे जिले कौन कौन से आते हैं, तो जिले की एक छोटी सी ट्रिक भी बना सकते हो। मेरे हिसाब से बनाने की आवश्यकता नहीं है, कह सकते हो जे जे बी बी। ठीक है, बनाने को बना लो, क्या दिक्कत आ रही है। इससे हो जाएगा जैसलमेर, इससे हो जाएगा जोधपुर, इससे हो जाएगा आपका बीकानेर, इससे हो जाएगा आपका बाड़मेर। ठीक, बताओ जिला याद होगा? क्योंकि पेपर में क्या पूछेगा कि एरिडोसोल्स मिट्टी है किस जिले में पाई जाती है, तो आपका पश्चिमी भाग और पश्चिमी भाग में 4 जिले मुख्यतः आते हैं। वैसे और भी आते हैं, क्योंकि मरुस्थलीय भाग 2 पार्ट में बंटा होता है, शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु अकॉर्डिंग बांटा गया है। तो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से नोटिस करो कि इस क्षेत्र के अंदर जो जलवायु है वो कैसी हो सकती है। भाई जलवायु कैसी हो सकती है? ऑब्वियस सी बात है, ये वाला मरुस्थल का एरिया क्या है? मरुस्थलीय एरिया है। मरुस्थल में बारिश नहीं होती है, बारिश बहुत कम होती है। यहाँ पर शुष्क जलवायु पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? शुष्क जलवायु दोस्तों पाई जाएगी। अगर यहाँ बात करोगे सिर्फ यहाँ की जलवायु कैसी है, तो आपको सिर्फ यहाँ की जो जलवायु है वो शुष्क जलवायु पाई जाएगी, शुष्क पाई जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत? यहाँ पर कितनी बात आपको ध्यान करके चलना है। अगर आप यहाँ, कल भी हमने पढ़ा इस बात को कि जो मरुस्थलीय एरिया है, मरुस्थलीय जो एरिया होता है वहां पर शुष्क जलवायु है, लेकिन यहाँ पर जो मिट्टी है उसमें कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो तो इसे कैल्सीफिरोल, कैल्सीफेरस मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी, हमने कल पढ़ा इस बात को। या इसको मरुस्थलीय मिट्टी भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कि मिट्टी है वो मरुस्थलीय है, मिट्टी है वो मरुस्थलीय पाई जाती है, जिसका रंग भूरा होता है, जिसमें कैल्शियम मात्रा सर्वाधिक है, तो कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी भी आप कह सकते हैं। ये बात हमने कल डिस्कस की है। ठीक, तो उतनी बात हमें नहीं लिखनी, क्योंकि वो चीज वहां हम लिख चुके हैं। कल को आप ये ना कहें कि सर इसमें नहीं लिखा है मिट्टी, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र की बात और उन जिलों की बात जहां पर मरुस्थल है, इसको लेकर कल हमने कृषि विभाग के द्वारा जो 14 वर्गीकरण बताए गए थे उसमें हमने इसको जिक्र किया। तो सर इसमें 2-3 बातें ध्यान करनी। 2-3 बातें कौन सी? एक तो बात करनी कि राजस्थान में कहां पाई जाती है, ठीक, जिला मैंने बता दिया आपको, ठीक है, जलवायु कौन सी है, और एक और बात है बाद में इसके जो, अब देखो इसका जो वर्गीकरण किया वो कणों के आधार पर किया गया कि कणों का आकार है छोटा बड़ा ऐसे, उस हिसाब से इसको 4 भागों में बांटा। कणों के आधार पर इसको उप समूह के अंदर बांटा गया, इस मिट्टी को कणों के आधार पर। थोड़ा सा इसको करें पर, इसको उप समूह बांटा गया, उप समूह यानी कणों के आधार पर, कणों के आकार पर उप समूह। कितने उप समूह? 4। कौन कौन से? पहला है कैम्बो, कैम्बो ऑर्थोडिस, दूसरा है कैम्बो कैल्शियम पाया जाता तो कैल्सी,
कैल्सी, और ये वापस सेम टू सेम ऑर्थोडिस। तीसरा इसका केम्बो कैल्सी, पहली ऑर्थोडिस, और चौथा है सेल, सेल ऑर्थोडिस। ठीक, ये एक ही नाम लिखना है। दिखाई दे रहा है सभी को? थोड़ा ऊपर करेंगे इसको, ये लो। तो ये आपका हो गया एरिडोसोल्स के बारे में। लेकिन एक बात और लिखनी है, थोड़ा सा इसमें मैं इस तरह करता हूं, आप नोटिस करो इस चीज को। यहां पर एक नंबर पे मिट्टी जो सर्वाधिक है, ये पार्ट आप देखो सबसे ज्यादा है, तो मतलब ये राजस्थान में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय स्तर के वर्गीकरण के अनुसार एंटीसोल्स मिट्टी पाई जाती है। लेकिन 2 नंबर पे जो पाई जाती है वो आपकी एरिडोसोल्स। तो इस बात को भी आप यहाँ लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, यहाँ लिख देते नीचे। यह मिट्टी राजस्थान में स्थान पर जी लीजिए, ये काम हो गया आपका एरिडोसोल्स का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो यहां पर ये आप लिखें। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसमें आपको दोबारा लगाते हैं, इसमें आपको दोबारा लगाते हैं। ठीक है, चलो भाई बड़ा करें। अब पढ़ेंगे 2 नंबर है, इसको साइड कर ले, आपकी एंटीसोल्स। दिखाई दे रहा है सभी को? अब पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले तो आप देखें ये कहां पाई जाती है, ये कौन सा एरिया है? ये तो आपका उत्तर, और ये दक्षिण है, और ये पश्चिम है। नोटिस करोगे तो ये वाला जो पार्ट आ रहा है, देखो ये वाला जो पार्ट है, ये शुष्क है, ये अर्ध शुष्क है। मरुस्थल, मरुस्थल यहां पर पूर्ण मरुस्थल, यहां अर्ध मरुस्थल ध्यान करना। तो ये उत्तर पश्चिमी भाग है, तो राजस्थान के उत्तर पश्चिम में पाई जाती है। तो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में, थोड़ा नीचे कर लेंगे इसको, एक बार रुको। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में पाई जाती है। पहली बात क्लियर कट होगी। दूसरा यहां पॉइंट लेंगे कि इसकी मात्रा सर्वाधिक, तो राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है। दूसरा पॉइंट, राजस्थान में सर्वाधिक भाग पर पाई जाने वाली, या प्रथम स्थान पर, सर्वाधिक भाग यूं कह सकते हैं कि पहले नंबर पर है, कह सकते हैं अपन प्रथम स्थान। ठीक, यहां की जलवायु कैसी हो सकती है? देखो जलवायु कैसे, रटने की आवश्यकता नहीं है। आप देखें मरुस्थल 2 भागों में बंटा हुआ है। यहाँ ये वाला पार्ट देखो तो बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर, जोधपुर वाला, ये पूर्ण मरुस्थल है। लेकिन कुछ भाग मरुस्थल आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यहां पर जा रही अरावली, दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की अरावली। लेकिन अरावली के आसपास का जो क्षेत्र है और इस वाला क्षेत्र, बीच में जो एरिया आता है, उसे बोलते हैं अर्ध मरुस्थल। ठीक, तो यहाँ की जलवायु, अगर देखो इस मरुस्थल की जलवायु शुष्क, तो थोड़ा इधर जाओगे तो यहाँ की जलवायु है अर्ध शुष्क। शुष्क भी है और अर्ध शुष्क, दोनों प्रकार की जलवायु है। ठीक है, दोनों प्रकार की जलवायु देखने को मिलेगी। लिखो, जलवायु है वो है अर्ध शुष्क, सॉरी शुष्क और अर्ध शुष्क। शुष्क व अर्ध शुष्क आपको जलवायु देखने को मिलेगी। ठीक है, अच्छा इसके भी कणों के आधार पर इसके 2 उपसमूह बांटा गया। एक तो सोमेंटम है, ठीक, उपसमूह, ठीक है। एक तो सोमेंटम और वह दूसरा है ट्योम्यू। ठीक है, 2 समूह में इसको बांटा गया है कणों के आधार पर। ठीक है, ये आगे। अब राजस्थान के सर्वाधिक भाग में ये मिट्टी दोस्तों पाई जाती है।
अब यहाँ पर जिले याद करने की आवश्यकता नहीं है, एक बार इसके जिले रहने दो, मैं इसके जिले कैसे याद होंगे मैं बताऊंगा अभी आपको कुछ देर में, ठीक है। इसके याद हो गए आपको, इसके जिले याद हो गए, इसके मैंने पीछे पढ़ाई, इसकी याद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके सर्वाधिक हैं, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। चलो अब आगे यहाँ जाओ, यहाँ लिख दें। अब अगली आती है एल्फिसोल्स। कौन सी आती है? एल्फिसोल्स। अब ये वाला जो एरिया है इधर लिखते हैं, एक और लगाते हैं अपन मैप। ये वाला जो एरिया आप देख पा रहे हो, ये है पूर्वी भाग। और मैंने आपको बताया कि राजस्थान में सर्वाधिक ये वाला जो पार्ट रहता है पूर्वी भाग, ये मैदानी क्षेत्र है, नदियां सर्वाधिक है, नदियां सर्वाधिक है, उपजाऊ मैदान ज्यादा मिलेंगे आपको देखने को, तो इसे बोलते हैं हम एल्फिसोल्स को, पूर्वी भाग है ये, ठीक है ना। कहां पाई जाती है? ये है राजस्थान के पूर्वी भाग में पाई जाती है। पूर्वी भाग में दोस्तों मिट्टी पाई जाती है। अब पूर्वी भाग में कहां कहां पाई जाती है? अब पूर्वी भाग की बात करोगे यहां पर, ठीक है, तो आपका जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ठीक है, कुछ भाग शेखावाटी भी आ जाता है, शेखावाटी भी आ जाता है, कुछ भाग यहां पर ये पाई जाती है। पूर्वी भाग कहने की आवश्यकता नहीं, सर्वाधिक नदी है यहां पर। दूसरी बात यहां से आपसे पूछेगा जलवायु, क्या पूछेगा? इस ऊपर कर लेते हैं, जलवायु पूछेगा, ठीक है भाई, जलवायु पूछेगा। तो जलवायु यहाँ की कैसी है? हमने देखा पहले यह शुष्क है, फिर ये जलवायु एंटीसोल्स में शुष्क व अर्धशुष्क, थोड़ा इधर जाते हैं तो यहाँ पानी की व्यवस्था अच्छी हो जाती है। यहाँ की जलवायु आर्द्र और उपाद्र, ठीक है। यहाँ की जो जलवायु वो है आर्द्र, नमी देखने को मिलेगी यहाँ, ठीक है, आर्द्र, उपाद्र, ठीक है, यहाँ की जलवायु देखने को मिलेगी। यहाँ की मिट्टी के कण के आधार पर इसका भी एक उपसमूह बनाया गया, हैप्लू नाम से बनाया गया, ठीक है। ठीक है, ठीक है, हैप्लू सवाल्फस नाम से एक उपसमूह बनाया गया मिट्टी के आधार पर। ये लो, ये तीसरा हो गया आपका एल्फिसोल्स के बारे में, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जिले मैंने आपको बता दी, रटने की आवश्यकता नहीं, पूर्वी भाग में आओगे, पूर्वी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, पानी की अधिकता है, नदियां सर्वाधिक, तो ये उपजाऊ मैदान की अलवर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर। जैसे अब जलोढ़ मिट्टी की बात करें ना, जब जलोढ़ मिट्टी की बात करें तब भी ये चीज आएगी, रटने की आवश्यकता नहीं तब भी ये चीज आएगी। अब आता है वर्टिस। राजस्थान में मैप दिखाई दे रहा है आपको, ये कौन सा एरिया? ये हाड़ौती क्षेत्र वाला एरिया है, काली मिट्टी वाला एरिया। कौन सा एरिया? काली मिट्टी वाला एरिया दोस्तों। कौन सा एरिया? काली मिट्टी वाला एरिया, ठीक है। इसको जरा ऊपर कर देते अपन, ये देखो अलग ही दिख रहा है आपको, तो पता लग गया कहाँ पाई जाएगी। ये कौन सा क्षेत्र है सर? ये है मिट्टी, ये है क्षेत्र में। अब हाड़ौती क्षेत्र की बात आता है तो दिमाग में कोटा, बूंदी, झालावाड़, बाना आता है कि नहीं आता? सर आता है, तो लिख दो, फिर दिक्कत क्या आ रही है, लिख दो। जिलों की बात करेंगे तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ठीक है। कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, आराम से आपको याद हो जाएगा, ठीक। अच्छा, यहाँ की जलवायु कैसी भैया? जलवायु है, ठीक। यहाँ की जो जलवायु, अब नोटिस करो इस बात को, मैंने यहाँ जलवायु क्या लिखा है? यहाँ जलवायु इसी के नजदीक का भाग है ये, इसी के
तो यहां मैंने लिखा है आर्द्र और उपाद्र जलवायु लिखा है। यहां पर जो जलवायु है सेम टू सेम एक उपाद्र और अति आर्द्र, ठीक है। अति आर्द्र जलवायु देखने को मिलेगी। यहां पर भी दोस्तों दो भागों में बांटा गया है, उप समूह के अंदर बांटा गया है। तो उसको ऊपर कर ले थोड़ा सा, ठीक। मिट्टी के आकार के आधार पर इसके भी दो समूह दोस्तों बांटे गए हैं। क्रोम स्टार्टर, ठीक। दो उप समूह दोस्तों बांटा गया मिट्टी के आधार पर इसके भी। ये आपकी होगी कौन सी होगी, वर्टिसोल्स। अब एक और बचती है इंसेप्टिसोल्स। क्या बचती है, इंसेप्टिसोल्स बचती है। इसी को इधर लिखवा देते हैं। ये कौन से भाग में, राजस्थान देखो ध्यान से, राजस्थान का कौन सा भाग है, बिल्कुल नीचे वाला भाग है, दक्षिण भाग, यानी माही नदी का जो बेसिन है वहां पर आ जाओ। डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ ये वाला एरिया है, ठीक है। यहाँ लिखो, यह राजस्थान के दक्षिण भाग में पाई जाती है। अब दक्षिण भाग के नाम आए तो डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़, ये तो पक्का ही आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जिलों की बात करूंगा तो मोटे तौर पर मूल जिले पूछेंगे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक। अब यहाँ की जलवायु देखो, आप ध्यान से नोटिस करो इस बात को। यहाँ पर ये जो एरिया आ रहा है, ये ब्लू कलर में जो एरिया आसमानी कलर का, ये कौन सी जलवायु थी, ये शुष्क और अर्ध शुष्क थी। तो कुछ भाग, अब देखो यहाँ पर इस बात को नोटिस करना कि ये यहाँ पर जलवायु कैसी थी सर, शुष्क थी। इसके नजदीक जो जिले लेंगे वहां पर भी जलवायु शुष्क ही होगी। क्या होगी, शुष्क होगी। लेकिन धीरे 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 आगे गैप बढ़ता चला जाएगा तो जलवायु अर्ध शुष्क, मतलब शुष्क नहीं रहेगी, वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, मतलब आधी हो जाएगी। आधी का मतलब अर्ध शुष्क। मैं क्या कह रहा हूँ, बात को समझना, प्रैक्टिकली समझो इस बात को, रटना नहीं है। शुष्क अर्ध शुष्क क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर शुष्क जलवायु है, यहाँ पर इसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर भी जलवायु शुष्क देखने को। लेकिन जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा, आगे हवा चलेगी, तो धीरे 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 जलवायु अर्ध शुष्क होती चली जाएगी। तो यहाँ पर जो जलवायु होगी वो क्या होगी, अर्ध शुष्क होगी, और उसका इम्पैक्ट यहाँ पर भी पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर भी पड़ेगा। तो यहाँ की जलवायु क्या होगी, अर्ध शुष्क हो जाएगी, पहली बात, ठीक। अर्ध शुष्क हो जाएगी। अच्छा, लेकिन आप इस क्षेत्र की बात करते हैं, इस क्षेत्र की बात करते हैं, और दूसरी बात यहां करें, ये क्षेत्र थोड़ा सा, और इसके एल्फिसोल्स यहां पर कौन सी जलवायु पाई थी, आर्द्र और अति आर्द्र। तो थोड़ा इंपैक्ट इसका भी पड़ेगा। यहां से इंपैक्ट आया जलवायु का कि अर्ध शुष्क, यहां पर भी जलवायु पाई जाए कुछ क्षेत्र में, यहां से भी इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो जलवायु क्या होगी, अर्ध शुष्क उपाद्र, उपाद्र जलवायु दोस्तों पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, उपाद्र जलवायु पाई जाएगी, ठीक है। और इसी के साथ एक उप समूह बांटा गया है जिसको ओस्टोक्रेट्स नाम से जानते हैं। लिखो भैया, एक उप समूह बांटा गया है, ठीक है, ओस्टोक्रेट्स। ये लीजिए, ये आपका जलवायु का वर्गीकरण हो गया अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। ये हो गया जलवायु का वर्गीकरण अंतरराष्ट्रीय। आई होप इतनी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने हर एक चीज को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया है। एक बार दोबारा पीछे चलते हैं, आ जाओ। सबसे पहले हम बात करें एरिडोसोल्स की, रटने की जरूरत नहीं है। एरिडोसोल्स नक्शा देखोगे ना तो समझ में आएगा। एरिडोसोल्स राजस्थान के पश्चिम भाग में कौन सी, जयपुर, सॉरी, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, ये जेजेबीबी याद रखो। यहाँ की मिट्टी मरुस्थलीय, पानी कम होता है, बारिश कम होती है, जलवायु शुष्क मिलेगी, कहने की आवश्यकता नहीं। चलो,
इसके 4 उपसमूह हैं, कैम्बोकैल्सीपेरिसेल, कैम्बोकैल्सीपेरिसेल, ऐसे याद रखो, कैम्बोकैल्सीपेरिसेल याद हो जाएगा। थोड़ा इधर जाएंगे, एंटीसोल्स, यहाँ की शुष्क जलवायु है तो थोड़ा प्रभाव इसके आसपास पड़ेगा यहाँ, लेकिन थोड़े आगे बढ़ेंगे जलवायु अर्ध शुष्क मतलब आधी हो जाएगी, तो इस वाले क्षेत्र में अर्ध शुष्क देखने को मिलेगी। तो सीधी सी बात है, अगले पार्ट में हमने यही तो पढ़ा है, अगले पार्ट में हमने यही पढ़ा है। देखो भाई कि राजस्थान के उस उत्तर पश्चिम भाग है और राजस्थान के सर्वाधिक जिले हैं। राजस्थान में सर्वाधिक भाग पर पाई जाने वाली ये प्रथम स्थान पर सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है राजस्थान की। जलवायु व शुष्क व अर्धशुष्क उप समूह में सोमेंटम और टोमिफ्लूपेंट्स इसको बांटा गया है। अच्छा जिले नीली, अब मैं जिले बताता हूँ लास्ट में आप कैसे याद करेंगे। अब आते हैं एल्फिसोल्स। एल्फिसोल्स यहाँ राजस्थान के पूर्वी भाग केंद्र है, पूर्वी भाग मैदानी क्षेत्र है जिसे हम कह सकते हैं जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है, जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है, मिट्टी वाला क्षेत्र है, ठीक है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली से कवर्ड। यहाँ की जलवायु पानी जहाँ होगी आर्द्र होगी उपाद्र होगी। उपसमूह हैप्लिस वाल्फस नाम से एक उपसमूह बांटा गया है। उसके बाद में आपने देखा ये बड़ा पार्ट इंसेप्टिसोल्स और वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स से हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र का नाम आते कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारह आ जाता है। रटने की आवश्यकता है, कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़ आ जाता है। यहाँ की जलवायु उपाद्र और अति आर्द्र होगी। उपसमूह में पैल्यूस्टाटस और क्रोमस्टाटस नाम से 2 उपसमूह बनाएंगे मिट्टी के कणों के आकार पर। ये है इंसेप्टिसोल्स। यहाँ ये बिल्कुल राजस्थान के बिल्कुल पीक नीचे वाले पार्ट दक्षिण भाग के अंदर, तो दक्षिण भाग में डूंगरपुर, बांसवाड़ा मुख्यतः 2 जिले आते हैं, तो याद रखना है। जलवायु इस वाला पार्ट है, ये वाला भाग है, इसका प्रभाव पड़ेगा तो अर्ध, इधर से भी कुछ भाग आएगा तो उपाद्र, और इसका उपसमूह स्टोक्रेट्स। अब ध्यान से देखो, इंसेप्टिसोल्स में जिले आएंगे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कहने की आवश्यकता नहीं है। इस वाले में हाड़ौती क्षेत्र आ गया, इस वाले में हाड़ौती क्षेत्र आ गया, इस वाले मैंने जिले लिख दिए, इस वाले में जेजीबीबी आ गया, बाकी 2 जिले बच गए, आपको इसमें काउंट कर लेने हैं। तो रटने की, इसके जिले अलग से रटने की आवश्यकता नहीं, अलग से रटने की जिले आवश्यकता आपको नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होगी। 1 मिनट, ठीक है भाई। तो ये आपका अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण हो, क्या हो गया भैया, अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण। चीजें पढ़नी नहीं पड़ी अलग से, बहुत तरीके से मैंने पढ़ा दिया। अब आगे आ जाओ। अच्छा टेलीग्राम ग्रुप है, अच्छा यूट्यूब पे चल रही भाई, जो भी ईओआरओ की तैयारी करना चाहता है वो इस नंबर पे संपर्क कर सकता है, नो डाउट, ठीक है भाई। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें याद से, जितने भी साथी हैं। आपको बता रखा है हमने कि बहुत अच्छी पोस्ट आने वाली है, लगभग आपकी ईओ की 108 से 120 के बीच मध्य पोस्ट रहेगी, और आरओ की पोस्ट लगभग 55 कितनी है, 50 जितनी खाली वो सीटें रहेगी। और देन ये सिलेबस है, बीच बीच में थोड़ा मैं बता देता हूँ। और ये अपना बैच है, जो बच्चे क्लास देख पा रहे हैं वो क्लासेस यूट्यूब पे 1-2 क्लास रहेगी आपकी एज ए डेमो, ठीक है। देन ये बैच है जिसमें के अंदर लाइव बैच चलता है, डेली लाइव बैच चलता है। हिस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, ज्योग्राफी स्टार्ट हो गई है, एक टॉपिक मिट्टियाँ स्टार्ट हुआ जिसका डेमो आप देख पा रहे हैं, कल भी हुई थी आज भी हुई है। तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये हमारा नंबर है 7665320069 पर आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। भर्ती आनाते हैं, 100% आनाते हैं, तो तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। आकाश कह रहे सर क्लास रुक रही है बार बार, क्लास आकाश यहाँ पर नहीं रुक रही है, यहाँ पर स्पीड अच्छी है क्योंकि हमने भी सामने लगा रखे हैं कई एलसीडी, तो नो डाउट आप एक बार अपना फ़ोन रिफ्रेश कर लें, हो सकता है कोई इशू आ जाए, बट यहाँ रुक के तो हम बता सकते हैं। चलिए, तो टॉपिक अपना कहाँ गया, ये। अब देखो हमने क्या पढ़ा, अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण पढ़ा, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, राजस्थान के सामान्य मिट्टियों का सामान्य वर्गीकरण, राजस्थान की मृदा का सामान्य वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे, सामान्य वर्गीकरण। चलो आ जाओ, राजस्थान का क्या पढ़ेंगे, सामान्य वर्गीकरण पढ़ेंगे। एक चीज भी रटने की आवश्यकता नहीं, क्लास में सब कुछ याद हो जाएगा, टू द पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम मिट्टी का नाम बताते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे मिट्टी कौन सी, सबसे पहले मिट्टी पढ़ेंगे बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी, या इसको रेतीली मिट्टी भी कह सकते हैं, रेतीली मिट्टी भी हम कह सकते हैं। चलो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे।
सामान्य वर्गीकरण की बात कर रहे हैं अपन। बलुई मिट्टी या रेतीली बलुई मिट्टी आप कह सकते हैं। जानते कि नहीं, बिल्कुल टेस्ट आ जाएंगे। ठीक है भाई, चिंता मत करो आकाश आप, ठीक है, आप पढ़ो आराम से, टेस्ट भी आ जाएंगे, सब कुछ क्लास जब आ रही है तो टेस्ट भी आ जाएंगे। ठीक है, आप पढ़ें। चलो भाई, बलुई मिट्टी कैसे याद करना है, पहले मैप लगा लेते हैं अपन, क्योंकि मैप के हिसाब से ज्यादा याद कर पाओगे बहुत अच्छे से दोस्तों। ये रहा मैप, आ जाओ, दिखाई दे रहा है सभी को? इस साइड लगा दें, ये लगा दिया। दिखाई दे रहा है सभी को? अब ध्यान से देखो, सबसे पहले जो बलुई मिट्टी, इसके नाम क्या क्या है, इसका अन्य नाम क्या क्या है, नाम क्या क्या है, या यूं कह सकते हैं, अच्छा नाम, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मरुस्थली मिट्टी। क्या बोलते हैं? मरुस्थली। क्यों बोलते हैं भाई साहब? क्योंकि पश्चिमी भाग में पाई जाती है राजस्थान की, और पश्चिमी भाग पूरा मरुस्थल है। ये वाला उत्तर है और ये वाला पश्चिम भाग है, और इसे हम कह सकते हैं उत्तर पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी भाग। अब उत्तर पश्चिम भाग ये है आपका मुख्य रूप से, मुख्य रूप से ये है उत्तर पश्चिम भाग। ठीक है, जहां पर आपको क्या क्या जिले मिलेंगे, जहां पर आपको बीकानेर मिलेगा, जहां पर आपको बीकानेर मिलेगा, जहां पर आपको बाड़मेर मिलेगा, जहां पर आपको जैसलमेर भी मिलेगा, जैसलमेर भी मिलेगा, जहां पर आपको जोधपुर मिलेगा। मुख्यतः ये 4 जिले मरुस्थली आते हैं। ध्यान से समझना इस बात को, रटने की जरूरत नहीं है, क्लास में याद हो जाएगा। देखो, सबसे पहले इसको क्या क्या नाम दिया गया, इसको बोला गया है एक तो मरुस्थली मिट्टी, इसको मरुस्थली मिट्टी कहा गया है। ठीक है, दूसरी मिट्टी, इसको क्या नाम दिया? दूसरी मिट्टी, इसमें कितना पानी डाल दो, कितना पानी ही डाल दो, वहां पर पानी इकट्ठा नहीं होगा, तो ये दो दूसरी मिट्टी होगी प्यासी मिट्टी, यानी इसको पानी की बहुत आवश्यकता है, प्यासी मिट्टी, इसको बोला गया प्यासी मिट्टी, बड़ी प्यास लगती है इसको। ठीक, अच्छा, पाई कहाँ जाती है? पहली बात, इसके नाम मरुस्थली मिट्टी नामकरण हो गया, प्यासी मिट्टी कह सकते हैं, बलुई मिट्टी कह सकते हैं, रेतीली मिट्टी कह सकते हैं, या इसका एक और नामकरण अपन ही कर देते हैं, मोटे कण वाली मिट्टी, मोटे कण वाली मिट्टी, एक और नामकरण अपन कर देते हैं कि इसकी मिट्टी के जो कण है ना वो मोटे हैं, मिट्टी के कण है ना वो मोटे हैं प्यारे दोस्तों। ठीक, ये पहली बात क्लियर कट होगी। अब दूसरी बात, ये कहां पाई जाती है? अब मेरे हिसाब से आपको रटने के स्थान, स्थान तो वही जे बी पाई जाती है। अब जे समझ गए होंगे, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, लेकिन आप ध्यान से नोटिस करोगे कि ये पूर्ण मरुस्थल का भाग है, लेकिन यहां पर एक नाम और ऐड करेंगे, शेखावाटी एरिया, ये भी मरुस्थल में आता है, शेखावाटी क्षेत्र भी मरुस्थल के अंदर काउंट होता है। कौन सा पार्ट? ये चूरू वाला क्षेत्र, जो चूरू वाला जो क्षेत्र ना, ये भी काउंट हो जाता है। तो कई बार पूछ लेते हैं कुछ भाग, क्यों क्यों हो जाता है, मैं भी दिखाऊं आपको थोड़ा सा। अभी हमने यहां देखा, कहां कह रहा हूं, एक मिनट, चलो मैं, ये वाला जो एरिया ना, देखो ये शुष्क मरुस्थल है, ये अर्ध शुष्क जलवायु वाला, तो ये पूरा पार्ट होता है, तो इस पार्ट में यहाँ चूरू वाला एरिया आ जाता है, तो कुछ भाग आता है, तो इस वजह से आपको ये तो काउंट करनी करनी, लेकिन शेखावाटी एरिया का भी दोस्तों में ध्यान करके चलना है, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं। अभी मिट्टी है जो मोटे कण वाली है, तो मोटे कण वाली मिट्टी इसको कह सकते हैं। हमने क्या देखा कि स्थान कहां पाई जाती है, याद हो गया, रटने की आवश्यकता नहीं है, उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाती है, और उत्तर पश्चिम भाग के अंदर ये 4 जिले मुख्यतः आपको याद होने चाहिए, प्लस में इसमें शेखावाटी क्षेत्र भी दोस्तों काउंट कर लेना। ठीक, आ जाओ, अगर आपको याद है, हम इसकी पढ़ते हैं विशेषता, क्या पढ़ते हैं? विशेषता पढ़ते हैं। देखो, कल मैंने आपको पढ़ाया था मरुस्थली मिट्टी, याद आ रहा है कुछ? बताओ भाई, कुछ याद आ रहा है क्या? कल मैंने आपको पढ़ाया था कि यहां पर जो मिट्टी है उसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है। किसकी मात्रा ज्यादा है? कैल्शियम की मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पहली विशेषता, इस मिट्टी, यहां की मिट्टी में
यहाँ की मृदा में कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक है। पहली बात के लिए पहली विशेषता कि यहाँ की जो मिट्टी है उसमें किसकी मात्रा सर्वाधिक है? सर कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक देखने को मिलेगी। पहली बात के लिए सर दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता है कि यहाँ की मिट्टी के कण मोटे, और जिस मिट्टी के कण होते हैं मोटे वो नमी सोख नहीं सकती, मतलब जल धारण क्षमता उसकी कम होती है, पानी को वो सोख कर नहीं रख सकती है। सीधी सी बात है, ठीक है। तो दूसरी विशेषता, यह मिट्टी, इस मिट्टी के कण, इस मिट्टी के कण मोटे होने के कारण जल धारण क्षमता ठीक है। अब जब जल धारण क्षमता ही कम होगी तो वहां क्या उपजाऊ होगी? ये कम उपजाऊ मिट्टी है। क्या है तीसरी विशेषता कि ये जो मिट्टी है वो कम उपजाऊ है भाई, कम उपजाऊ मिट्टी है, कम मिट्टी है, क्योंकि पानी नहीं होगा, पानी नहीं लगेगा तो फसल कैसी होगी? तो उपजाऊ तो नहीं हो सकती, सिंपल सी बात है, उपजाऊ तो दोस्तों नहीं हो सकती है, ठीक। अब इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, ये विशेष बात है। इस मिट्टी का निर्माण कैसे हो, ये भी एक प्रश्न पूछ सकते हो। बलुआ पत्थर के अपरदन के कारण दोस्तों हुआ है, ठीक है, वो आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। अच्छा, एक और विशेषता क्या है कि जब वायु चलती है ना तो इस मिट्टी का सर्वाधिक अपरदन होता है वायु के कारण। क्योंकि देखो कई बार आपने देखा होगा कि जैसे धूल उड़ रही है, हमने वहां पानी छिड़क दिया, बहुत तेज हवा चल रही है तो धूल मिट्टी उड़ेगी, हमने वहां पानी छिड़क दिया तो धूल मिट्टी नहीं उड़ेगी, ऐसा होता है। लेकिन ये मिट्टी पानी सोख नहीं सकती, मोटे कण है, जल धारण क्षमता कम होती है, तो इसका वायु के द्वारा अपरदन ज्यादा होता है। इस मिट्टी की एक विशेषता कि वायु अपरदन ज्यादा, यानी एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर होती रहती है, रेत की टिल्ली बनाती रहती है। तो एक और विशेषता इसकी है, इस मृदा का वायु द्वारा सर्वाधिक अपरदन होता है। अपरदन क्या होता है? सर्वाधिक। ये कुछ विशेषता में देखिए इस मिट्टी के बारे में। वैसे मिट्टी की विशेषता ऑटोमेटिक आपको याद हो जाए, क्योंकि आपको ये जिला दिमाग में आना चाहिए कि मरुस्थल मिट्टी और मरुस्थल के अंदर फसल नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि बारिश, पहली बात तो बारिश नहीं होती, बारिश होती, दूसरी मिट्टी मोटी, मिट्टी के कण मोटे, मोटे कण की मिट्टी तो पानी को स्टोर करके नहीं रख सकती, नहीं कर सकती तो फसल नहीं हो सकती, होती है लेकिन बहुत कम कम उपजाऊ है, ठीक। तो ये कुछ विशेषताएं हमने देखी जो कि पेपर में आपसे पूछी जा सकती है। अच्छा, इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, ये एक विशेष बात यहां पर पूछेंगे आपसे। चलो, बलुआ पत्थर के अपरदन के कारण, बलुआ पत्थर इस मिट्टी का दोस्तों क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक। अच्छा, यहां पर आपने इस विशेषता भी देख ली है, निर्माण कैसे हो ये भी देख लिया है सारा कुछ, तो फिर यहां पर फसल कौन सी होती है ये भी एक विशेष बात है। फसल कौन सी होती है? तो आपसे पेपर में ये भी पूछ सकते हैं कि फसल बताओ, हैं? बताओ भी फसल क्या होती है यहां पर? फसल जो होती है वही फसल होगी प्यारे दोस्तों जिसको कम पानी की आवश्यकता होगी, जिसको कम पानी की आवश्यकता वही फसल होगी, ठीक है। जैसे मूंगफली, मूंगफली, ठीक। जैसे दलहनी फसली, दलहनी,
फसलें, ठीक, जैसे अफीम, इस साइड होता है, ठीक। तो मूंगफली आ गई है, दलहनी फसलें आ गई है, अफीम वगैरह, ठीक है। ये फसलें इस तरफ आपको देखने को मिलेंगी। होती तो लगभग आजकल तो पानी की व्यवस्था कर लेते हैं, नीचे बोर लगाकर पानी की, लेकिन मुख्य रूप से जो हम पढ़ते हैं, जिस क्षेत्र की जो विशेषता उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, उस हिसाब से अपन बात कर रहे हैं। तो हमने किसकी बात की? हमने बात की आपकी, एक मिनट, ठीक, हमने बात की आपकी बलुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी, जिसकी हमने बात की, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब दूसरी मिट्टी की बात करते हैं, जिसका नाम है रेतीली भूरी मिट्टी। रेतीली भूरी मिट्टी, जिसे हम सिरोजम मिट्टी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सिरोजम मिट्टी, हेडिंग लगाओ। दूसरी जो मिट्टी है रेतीली भूरी मिट्टी, रेतीली भूरी मिट्टी। अगर मैं यहां पर लगाता हूं मैप, आ जाओ, तो समझा पाऊंगा थोड़ा सा तरीके से आपको। आ जाओ, दिखाई दे रहा है? अब नोटिस करो, भी ये रेतीली तो है, अभी हम पढ़ के आए रेतीली मिट्टी, रेतीली तो है, इसका मतलब कुछ भाग इधर से आएगा, कुछ भाग इधर आएगा, आएगा। अच्छा, आ जाओ फिर। इसको सिरोजम मिट्टी कह सकते हैं। पहले इसको देख लेते, इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम सिरोजम मिट्टी भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सिरोजम मिट्टी कहते हैं। और इसका जो निर्माण हुआ है, इसका जो निर्माण हुआ, पहले उसको समझते फिर आपको बताता हूं मैं। देखो, ये आपका उत्तर, ये आपका पश्चिम है, और ये आपका दक्षिण है। अरावली दक्षिण पश्चिम से, यानी इस प्रकार से अरावली जाती है। ये अरावली जाती है, ये क्या जा रही है? अरावली जा रही है, ठीक है भाई, लिखो अरावली पर्वत माला। अरावली पर्वत जो माला है उसका ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इसे बोलते हैं लूनी बेसिन। इसे क्या बोलते हैं? लूनी बेसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लूनी बेसिन, दोस्तों, बोला जाता है। अच्छा, अब इस मिट्टी का निर्माण देखो कैसे। अब ये रेतीली मिट्टी जरूर है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, आप कह सकते हैं मरुस्थली भाग है। मरुस्थली मिट्टी, या यूं कह सकते हैं बलुई मिट्टी का भाग है, बलुई रेतीली मिट्टी। ये वाला अभी हमने पढ़ा, जस्ट यहां पर लूनी बेसिन। तो ये जो मिट्टी का निर्माण हुआ है, अब ये रेतीली मिट्टी तो है, लेकिन इसमें आ गया भूरापन। इसमें क्या आ गया? भूरापन। यहां पर क्या अरावली है, यहां पर क्या पत्थर। और पत्थरों का रंग एक बार आप थोड़ा सा नोटिस करो, थोड़ा सा कैसा देखने को, लाल भी देखने को मिल सकता है, हल्का भूरा देखने को मिल सकता है, ठीक। इसी से मिलकर अब इसका निर्माण जो हुआ है, लूनी नदी, लूनी बेसिन, ठीक। प्लस में ये जो बलुई मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? बलुआ पत्थर से। तो इसी का एक भाग है, तो यहां लिखेंगे बलुआ पत्थर, ठीक। तो सिंपल सी बात है कि रेतीली भूरी मिट्टी का जो लूनी बेसिन और बलुआ पत्थर से दोस्तों हुआ है। अब इसका मतलब है कि मरुस्थल दो पार्ट में डिवाइड हुए, पूर्ण मरुस्थल, एक अर्ध मरुस्थल। ये वाला जो भाग है ये पूर्ण मरुस्थल है, ये वाला इधर जो भाग आता है वो तो अर्ध मरुस्थल। क्या आता है? अर्ध मरुस्थल आता है। अर्ध मरुस्थल में कौन कौन से जिले आते हैं आप नोटिस कर लो, ठीक। तो इसका मतलब ये कहां पाई जाएगी? स्थान कहां पाई जाएगी? ये पाई जाएगी आपकी अर्ध मरुस्थल में। और अर्ध मरुस्थल में कौन कौन से जिले आते हैं? तो आप देखेंगे सर, अर्ध मरुस्थल में जो जिले आते हैं, आपका जोधपुर आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है, जोधपुर आता है, पाली आपका आता है, आपका नागौर आता है, नागौर आता है, प्लस में शेखावाटी क्षेत्र भी आपको काउंट करना है, क्योंकि शेखावाटी क्षेत्र भी ना अर्ध मरुस्थल का ही भाग है।
अर्ध मरुस्थल का ही भाग दोस्तों देखने को मिलेगा। ठीक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इस तरफ अरावली के है बनास बेसिन, और अरावली किन दो बेसिन के मध्य से निकल, पेपर में प्रश्न पूछ सकते हैं कि अरावली किन दो बेसिन के मध्य में से गुजरती है, तो लूणी बेसिन और बनास बेसिन के मध्य से होकर गुजरती है। ये प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। फिर कहूँ सर लिखवाए नहीं, लेकिन ये नदियों में लिखवाऊंगा मैं, नदियों को टॉपिक कराऊंगा, वहां पर ये बात को लिखवाऊंगा। चलो स्थान पता लग गया, ये मिट्टी यहाँ पाई जाती है। अच्छा, फिर कौन कौन सी फसल होती है यहाँ पर, कौन कौन सी फसल होती है? देखो यहाँ पर जो फसल होती है आप देखेंगे, पहली बात तो ये बड़ा कोई पानी का एरिया नहीं है इतना। इस वाला जो पार्ट है ना, जो पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी भाग तो जलोढ़ मिट्टी का है, तो वहां पर पानी की मात्रा सर्वाधिक है। यहाँ पर जो होगा, जैसे फसल होती है जीरा, जैसे जीरा, इसरबोल, ठीक है, अरंडी, मूंग मोठ, मूंग मोठ, ये फसलें यहाँ पर होती है। जीरा है, इसरबोल है, अरंडी है, मूंग मोठ, ये देखने को मिलेगी। अच्छा, इस मिट्टी की कोई विशेषता भी है क्या? क्या इस मिट्टी की कोई विशेषता है क्या? बिल्कुल है, यहाँ पर फास्फेट की प्रचुर मात्रा देखने को मिलती है। इस मिट्टी की विशेषता फास्फेट की प्रचुर मात्रा देखने को मिलती है। विशेषता यहां पर फास्फेट की, इस मिट्टी में, इस मृदा के अंदर फास्फेट की प्रचुर मात्रा देखने को मिलती है। ये आपकी होगी कौन सी मिट्टी होगी? रेतली भूरी मिट्टी होगी। बताओ, रटने की आवश्यकता, इसके अलावा एक सिंगल पॉइंट भी आपको नहीं पढ़ना है, सिंगल पॉइंट भी आपको नहीं पढ़ना है। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से दोस्तों नहीं होनी चाहिए। अब जो पढ़ेंगे नेक्स्ट मिट्टी की बात करते हैं, वो पता है लवणीय मिट्टी। क्या पढ़ते हैं? अगली जो मिट्टी पढ़ेंगे लवणीय मिट्टी, लवणीय मृदा। कहने की आवश्यकता नहीं है सर, समझ गए होंगे सर, लवणीय मृदा का मतलब तो है जिसमें लवण होंगे, लवण होगा उसका मतलब खारापन होगा। तो इस मिट्टी के कई नाम दिए गए। कोई मिट्टी खारी है तो उसको क्या बोलेंगे? खारी। खारी से नाम बनता है खार। दूसरा नाम है रेह, तीसरा नाम है उसर, चौथा नाम है एल्काइन। एल्काइन वाटर पीते हो नहीं पीते? एल्काइन, ठीक है। अच्छा, मैप लगा लेता हूँ। मैप लगाने की आवश्यकता है क्या इसमें? पहले तो हम लिख लेते हैं इसका अन्य नाम, अन्य नाम, अन्य नाम इसको बोलते, देखो एक तो बोलते हैं इसको खार, क्योंकि खारी मिट्टी खार बोलते हैं, इसको रेह बोलते हैं, इसको उसर बोलते हैं, इसको अल्काइन मिट्टी भी कह सकते हैं, अल्काइन मिट्टी, अल्काइन मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। यहां की जो मिट्टी है, अब अच्छा इसका निर्माण कैसे हो भाई? पहले तो आप समझो इसका निर्माण कैसे हुआ। अत्यधिक सिंचाई होगी ना, अत्यधिक सिंचाई के कारण केशिका प्रणाली जो होती है जिससे पानी ऊपर चढ़ता, अपने साइंस में पढ़ा होगा, साइंस में पढ़ा है, पौधों में पानी जड़ों से ऊपर तक पहुंचता है, वो केशिका के कारण पहुंचता है ना, एक प्रक्रिया होती है। उसी की वजह से इस मिट्टी के अंदर NaCl की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मिट्टी खारी हो जाती है, ठीक है। तो लिखो अत्यधिक सिंचाई, अत्यधिक सिंचाई के कारण क्या हो जाती है? मिट्टी लवणीय हो जाती है, मृदा आ जाती है। अब कहां कहां ये पाई जाती है? अब अत्यधिक सिंचित क्षेत्र की बात करेंगे तो आपका एरिया आ जाता है, आ जाओ भाई। स्थान की बात करेंगे, आपका सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा? अगर आपसे पेपर में प्रश्न पूछे तो क्या बताओगे? इंदिरा गांधी वाला एरिया है, नर्मदा नहर वाला एरिया है। इंदिरा गांधी कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी कहां पर है? श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकन, ये एरिया, यहाँ की मिट्टी में लवणता ज्यादा देखने को मिलेगी। दूसरा सांचौर, जालोर, बाड़मेर, नर्मदा नहर का एरिया है, वहां पर भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो स्थान कहां कहां पाई जाएगी मिट्टी? ये बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़,
हनुमानगढ़ के अंदर। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसके तहत। दूसरा आता है सांचौर जालोर बाड़मेर। ये जो एरिया आता है वो नर्मदा नहर वाला आता है, नर्मदा नहर। ठीक, ये जो भाग है यहां पर आपको लवणीय मृदा देखने को मिलेगी। अब इसकी विशेषता क्या है? विशेषता ये है क्या विशेषता भाई? कि सर इसमें खारापन है। खारापन क्यों होता है? सोडियम क्लोराइड की वजह से होता है। पहली बात, इस मृदा में NaCl की मात्रा सर्वाधिक होती है। NaCl का मतलब समझते हो कि सोडियम क्लोराइड है। दूसरा, तो इस वजह से इस मिट्टी के अंदर सोडियम की मात्रा ज्यादा होगी, यानी क्षारीयपन ज्यादा होगा, तो कम उपजाऊ होगी कि नहीं होगी? कम उपजाऊ होगी। लेकिन इसका इलाज कर लेते हैं। कल मैंने इलाज बताया जिसमें क्षारीयता ज्यादा हो, उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। क्या मिलाते हैं? जिप्सम। ठीक है, जिप्सम। अब यहाँ पर फिर खेती की जाती है। किस चीज की दोस्तों खेती होती है? यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप चावल की खेती सर्वाधिक इस साइड में होती है, पानी ज्यादा लगता है तो चावल की खेती होती है। इधर गन्ना भी होता है, अनार भी होता है। ठीक, तो यहाँ पर फसल कौन कौन सी होती है ये भी आप नोटिस करें। फसल जैसे चावल यहाँ सर्वाधिक होता है हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर में। ठीक है, गन्ना भी होता है, अनार की खेती भी दोस्तों इस साइड की जाती है। ठीक है, मुख्य रूप से आपको दो फसलें याद रख के चलनी है। अच्छा, क्षारीयपन कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्षारीयपन कम किससे होता है? जिप्सम मिलाया जाता है। ये बात मैंने कल भी पढ़ाई थी। ये लीजिए, जिप्सम मिलाया जाता है। ठीक, तो ये मिट्टी हमने पढ़ी। कौन सी मिट्टी पढ़ी? हमने लवणीय मिट्टी पढ़ी, लवणीय मृदा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ अपने क्लास का टाइम भी हो चुका है। तो ये थी भी क्लास आज की। कोशिश रहेगी कल इस टॉपिक को खत्म किया जाए, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं बचा इसके अंदर। मृदा संरक्षण के बारे में बात करेंगे और एक दो मिट्टियाँ और है, जैसे पर्वतीय मिट्टी छोटे से पार्ट है, दोमट मिट्टी जिसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, एक काली मिट्टी कहते हैं। बस मुख्य रूप दो मिट्टियाँ प्रमुख हैं। तो इसी के हिसाब से आपका ये टॉपिक पूरा होता है। ठीक है भाई, और लगातार हर भर्ती परीक्षा में हमने परचम लहराया है, तो डरने की आवश्यकता नहीं। निश्चित रूप से आप हमसे जुड़े और इस बैच को ज्वाइन कर EORO की तैयारी कर सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है भाई, बहुत अच्छे लेवल पे आप तैयारी कर सकते हैं। निश्चित रूप से परीक्षा है वो समय पर आयोजित होगी, क्योंकि ऐसा है कि आग लगने पे कुआं खोदना व्यर्थ होता है। आग लगने पर कुआं खोदना व्यर्थ होता है, तो इसी प्रकार से भर्ती आने पर तैयारी करना व्यर्थ होता है। तैयारी तब की जाती है जब भर्ती नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस समय काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। आप बहुत आराम से तैयारी कर सकते हो, आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं होता, आपके ऊपर दबाव नहीं होता, सिलेबस करने का है। आप जहाँ पर एक किताब पढ़ते हो पेपर आने के बाद में, लेकिन परीक्षा आने के बाद, लेकिन उससे पहले दो किताब एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि टाइम होता है, प्रेशर नहीं होता। अच्छी भर्ती, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखे, स्नातक कर रखे थे, इस परीक्षा की तैयारी करें। ये मत देखें कि इस पे भर्ती पद कम है, ये भर्ती पता नहीं कब आएगी। ऐसे करते करते तो चीज़ें पता नहीं क्या क्या हाथ से निकल जाएंगी, क्योंकि कल किसी का नहीं आता। जो करना आज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर अधिकारी बनना है, अधिकारी बनने का सपना आपने कभी भी देखा है और एलिजिबल हो, तो निश्चित रूप से तैयारी करनी ही चाहिए। बहुत मिनिमम सब्जेक्ट है, राजस्थान का जीके है और भारत का केवल संविधान है और नगर पालिका की धाराएं। एक सिंगल एग्जाम है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई पात्रता पुत्रता इसमें ऐड नहीं है। सिंपल पेपर है और एक अच्छी तैयारी करोगे सही दिशा के अंदर, तो निश्चित रूप से आप एक सीट अपने निकाल सकते हो। लगेगा वही जो करेगा मेहनत। तैयारी होगी परमानेंट, इक्वल टू सक्सेस, बट टेम्परेरी करोगे, सक्सेस मिलने के चांसेस कम होते चले जाएंगे। हमारा एक नंबर है, इस पर आप जानकारी ले सकते हैं, बात कर सकते हो। और बहुत ही शानदार बैच है जिसकी तैयारी हम करवा रहे हैं, आपने देख ली भी होगी। इससे भी उम्दा तैयारी आपको धीरे धीरे आगे भी देखने को मिलेगी। मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।